हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम क्लास 11 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्टार्ट करेंगे। हम जब भी पहले जो सेक्शन है वहाँ पर देखे थे, जो एक सेल आइदर हो प्रोकैरियोटिक सेल हो सकते हैं या हो यूकैरियोटिक सेल हो सकते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का अगर बात करेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता, तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जोन सा सेल जहाँ पर जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia like organism। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है हम कौन कौन से चीज़ को प्रोकैरियोटिक सेल्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया एंड पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो लोग सब प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहते, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन इज दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सब बहुत छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मैंने अगर बोला हूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल्स 1 to 2 माइक्रोमीटर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, जैसे कि 10 to 20 माइक्रोमीटर हो जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि साइज़ का फैक्टर भी होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, जैसे 4 टाइप के अगर मैं बैक्टीरिया की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आता है रॉड लाइक जिसको वैक्यूलस बोलते हैं, फिर आता है स्पेरिकल जिसको कोकस बोलते हैं, एंड फिर आता है विब्रियो जिसको कॉमा शेप्ड बोलते हैं, एंड फिर आता है स्पाइरल शेप, ठीक है। तो जैसे कि वैक्यूलस क्या करता है, रॉड लाइक होता है, मीन्स अभी सपोज ये रॉड लाइक हो जाते हैं वो, ठीक है। एंड कोकस मीन्स स्पेरिकल, जैसे कि वो लोग स्पेरिकल शेप हो जाएंगे। एंड फिर होता है विब्रियो मीन्स कॉमा शेप हो जाएंगे, यहाँ पर कॉमा शेप हो जाएंगे। एंड फिर आते हैं स्पिरुलम मीन्स स्पाइरल शेप्ड हो जाएंगे, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के उनका शेप देखा जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया तो नहीं बोलूँगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के में देखा जाता है ये सब डिफरेंट टाइप के। ये सब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे ये सब के बारे में, ठीक है, मोनेरा क्लासिफिकेशन में। फिर आता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। जिनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में फंडामेंटली सिमिलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, उनका शेप बहुत डिफरेंट होता है लेकिन फंडामेंटल चीज़ सेम रहता है। मीन अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन बीइंग का, मैं अगर बात करूँ, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखते हैं जैसे कि, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशंस होता है मोस्टली सेम ही रहता है। वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम रहता है, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो जाएगा, शेप डिफरेंट हो जाएगा, वो यहाँ पर बोला गया द organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though the prokaryote exhibit a wide variety of shape and function, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है all the prokaryote have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। जैसे कि माइकोप्लाज्मा में कहीं सेल वॉल नहीं रहता, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो ये हो गया, सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर आ जाता है सेल वॉल आते हैं, जिसके ऊपर क्या आता है, सेल वॉल आते हैं। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि माइकोप्लाज्म में यहाँ पर कि नहीं सेल वॉल एब्सेंट रहता है, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट रह जाता है, ठीक है। ऑल मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ऑल prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasm। इसको थोड़ा अपने नोटबुक में हाईलाइट कर देना, ये चीज़ को थोड़ा रुको हाईलाइट कर देते हैं इसको।
ये वाला चीज़ को कि नहीं हाईलाइट कर देना, ये माइकोप्लाज्मा बात को, ठीक है। फिर आते हैं इसको इरेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं, the semi-fluid matrix filling this cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. ये तो हमें पता था। जो जैसे कि साइटोप्लाज्म के यूनिवर्सल होते हैं, सब में होते हैं, आइदर हो प्रोकैरियोट हो आइदर हो यूकैरियोट हो, जो एंड साइटोप्लाज्म इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। सो और इनमें अगर मैं क्लासिफिकेशन, हमने जैसे कि सेल को क्लासीफाई किए प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यहाँ पर भी वही चीज़ बोला है कि देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्यों बोला है? क्योंकि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता ना, वो जैसे तैसे होकर भी रह जाता है, तो इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बोला गया यहाँ पर। फिर आता है द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनको हम नेकेड बेसिकली नेकेड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, मतलब न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, इसलिए उसको हम ऐसे बोलते हैं। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देना थी। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये भी चीज़ याद करना कि सिंगल क्रोमोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए होते हैं उनमें, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना अच्छे से। द जेनेटिक मटेरियल ये सब हो गया। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो ये थोड़ा हायर चैप्टर में ये सब दिया गया है, जो हम इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा गया है, जो एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। उसमें भी हो कि नहीं बहुत सारे स्मॉल, दिस आर स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड बोलते हैं। एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। जैसे कि कैसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर रखता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रखता है अपने यहाँ पर जीन में, जैसे कि यहाँ लिखा है वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक लिखा है, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। वही चीज़ मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट बोला गया। नो ऑर्गेनेल इज लाइक द यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स। हमने ये पहले पिछले सेक्शन में देखे थे कि जो राइबोसोम्स होता है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है, और वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन एक डिफरेंस में होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। Prokaryotic have a special type, something unique in the form of inclusion, specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes, which is a characteristics of prokaryote and are essentially unfoldings of the cell membrane. तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन आ गया। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप्स। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए tightly bound 3-layer structure, the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane, ठीक है। सो जब भी हम प्रोकैरियोटिक का कंपोजिशन, आउटर सेल एनवेलप का कंपोजिशन देखेंगे, तो सपोज़ ये क्या हो गया, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। मतलब रुको शेप इसको बनाते अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा। सपोज़ ये है सेल मेम्ब्रेन उसका, ठीक है। फिर उसके ऊपर आ जाता है सेल वॉल आते हैं, उसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आ गया सेल वॉल आ गया, ठीक है, सेल वॉल आ गया। फिर उसके ऊपर आता है ग्लाइकोकेलिक्स आता है, ठीक है। तो वैसे 3 लेयर्स का सेल एनवेलप्स होता है। इसको ये क्या हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल हो गया, और ये हो गया ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. जैसे कि तीनों के तीनों अलग अलग लेयर है तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन वो तीनों एक कॉमन चीज़ परफॉर्म करते हो है प्रोटेक्शन टू दी सेल एंड प्रोटेक्शन टू दी प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो यहाँ पर ऑल दो ईच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप परफॉर्म ए डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. ठीक है, एंड बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम. जैसे कि दोज दे टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट डू नॉट टेक और ग्राम नेगेटिव. और एक क्लासिफिकेशन है जिससे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव के बेसिस से और एक ग्राम नेगेटिव के बेसिस से. जो ग्राम स्टेनिंग ले रहा है उसको, जो टेकअप कर रहा है मतलब जो ले रहा है ग्राम स्टेन को, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं ले रहा है उसको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे. ठीक है, ये हो गया, ये पारा ख़त्म. फिर देखते हैं नेक्स्ट. Glycocalyx differ in composition and its thickness among the different bacteria. Glycocalyx differ in composition and thickness among different So glycocalyx differ in compositions, thickness among different bacteria, and it could be loose sheet called slime layer in some, while other like thick and tough called capsule. ठीक है, तो ग्लाइकोकेलिक्स के ने आइदर उसका कॉम्पोजिशन के बेसिस में कि उसका कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस के बेसिस से कि हम दो चीज़ देख सकते हैं. एक लूज सीट जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और एक टफ होता है और थिक होता है उसको कैप्सूल बोलेंगे. ठीक है, द cell wall determine the shape of the cell and provide the strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है, फिर ग्लाइकोकेलिक्स होता है. ग्लाइकोकेलिक्स को भी हम कंपोजिशन के बेसिस में तोड़े तो क्या हो निकला, स्लाइम लेयर एक निकला और कैप्सूल एक निकला. ठीक है, फिर सेल वॉल का अगर मैं बात करूं तो वो सेल वॉल क्या करता है कि एक प्रोवाइड क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को. सबसे पहले उसका काम आ गया, शेप प्रोवाइड करता है सेल को. फिर उसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे वो कहीं कोलाप्स ना कर पाए या ब्रस्टिंग ना हो पाए. उसको एक प्रिवेंट करता है शेप, और वो प्रिवेंशन के वजह से कि नहीं उसका शेप कन्फाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है, कोलाप्सिंग नहीं होगा और ब्रस्टिंग नहीं होगा. ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है. ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़, एक स्लाइम लेयर को और एक कैप्सूल को, और ये लाइन पूरा द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द, ये एक लाइन और ये वाला लाइन पूरा अच्छे से हाईलाइट कर देना. ठीक है, फिर आता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कि इंटरेक्ट करते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मीन्स इंटरेक्ट करता है आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ. ठीक है, ये लाइन थोड़ा याद है. एंड सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कौन सा चीज़ आएगा कौन सा चीज़ जाएगा वो सब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ लेके आएगा, कौन सा चीज़ वो लेके जाए मतलब छोड़ेगा. तो वो इसलिए लेकिन उसको सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर बोला गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ क्या बोला गया है कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय द extension of plasma membrane into the cell, and these extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae. So यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, मतलब अभी यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने लेयर बनाया था, एक लेयर ऐसे बना है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से इनफोल्डिंग एक निकालता है, इनफोल्डिंग निकालते हैं. तो ये जो इनफोल्डिंग है इसको हम बोलते हैं मेसोसोम बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेसोसोम बोलते हैं, इसको हम मेसोसोम बोलेंगे. ठीक है, मेसोसोम बोलते हैं.
सो ये जो मेसोसोम होते हैं, ये जो मेसोसोम के बारे में बोला है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सेल की तरफ होता है। और ये जो मेसोसोम्स होते हैं आइदर वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल के फॉर्म में होते हैं, लेमिले के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि वेसिकल ये हो गया स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल ये हो गया, लेमिले ये ऐसे जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, मेसोसोम से क्वेश्चन आता है। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के देखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे बन सकता है, मतलब एक क्वेश्चन एक लाइन लिख देगा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है और 5-6 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से ऑप्शन देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन बना के भी दे सकते हैं। और ये जो मेसोसोम्स का काम क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फिर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में भी हेल्प करते हैं। मतलब अगर डॉटर सेल को कुछ प्रोवाइड करना है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज़ करते हैं। फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, फिर सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और अगर ये ऐसे इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं, जैसे कि ये सपोज़ मैं ऐसे बात करूँ तो अगर इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं तो वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करेंगे ना, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करें प्लाज्मा में उनके, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी हो ज़्यादा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी ज़्यादा इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेसोसोम्स के बारे में। और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म इनटू द साइटोप्लाज्म में, जो क्या करते हैं पिगमेंट स्टोर करते हैं और उसको क्रोमाटोफोर्स बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ये लाइन को। इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स द साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट। ये लाइन को हाईलाइट कर देना, ठीक है। फिर आता है जो सेल में अगर एक बैक्टीरिया है, सेल मतलब सेल ही है, तो वो मूवमेंट तो करेगा, तो कुछ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर वो मोटाइल है तो वहाँ पर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब ये एक्चुअली जो फ्लैजेला है कि नहीं, जो फ्लैजेला के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है वो सेल मेम्ब्रेन का ही मतलब एक्सटेंशन है, लेकिन वो क्या करता है सेल वॉल को तोड़ के निकलता है। इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। मतलब सेल वॉल से निकलता है लेकिन वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, मतलब वहाँ से ओरिएंट हुआ है, मतलब ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और जो ये फ्लैजेला होता है उनका जो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब अगर किसी को ज़्यादा मूवमेंट चाहिए तो उसमें ज़्यादा फ्लैजेला होगा, किसी को कम मूवमेंट करना है तो कम फ्लैजेला होगा। और जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम हैज़ 3 पार्ट, दैट इज़ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी हो गया, ठीक है। एंड द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और इसमें से तीनों में से कौन सा ज़्यादा सबसे क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट है वो फिलामेंट है, लॉन्गेस्ट पोर्शन, और वो क्या करता है सेल सरफेस से आउटसाइड तक एक्सटेंड करता है। और बिसाइड फ्लैजेला को छोड़ के भी कुछ अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पीली हो गया, फिमरी हो गया, आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन ए मोटिलिटी। तो मोटिलिटी में उन दोनों का कुछ रोल नहीं है, फिली एंड फिमरी का, ठीक है। तो फिली क्या करता है, ये फिली होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, उसको फिलिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एंड फिमरी क्या होता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर्स प्रोटीन आउट ऑफ द सेल्स जैसे कि। और इसका मेन काम क्या करता है, अटैचमेंट द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो जैसे कि फिली हो गया, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया जो फिलिन प्रोटीन से बना रहता है। एंड फिमरी क्या होता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रीम्स सब में, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। मैंने जैसे कि बोला है कि जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात करेंगे तो जिसमें कि राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है।
तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये जो राइबोसोम्स होता है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ही ये जो राइबोसोम्स का एसोसिएशन होता है, ठीक है, लिखा गया है, वही चीज़ बोला गया कि द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। फिर इनका जो साइज़ लिखा गया कि 15 से 20 नैनोमीटर में होते हैं। इनके पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक 50s एक 30s। जैसे कि जो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो 50s होता है और ये जो छोटा होता है वो 30s होता है, और दोनों को क्या मिलके बोलते हैं 70s। ये जो 70s 30s ये उनका डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, मतलब उनका ये बाद में हम पढ़ेंगे जब राइबोसोम्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आगे का जो यूनिट है वहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है, प्रेजेंट। और दोनों मिलके क्या बोलते हैं 70s बोला जाता है, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। और बोला था कि जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस का साइट्स होते हैं, और सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल mRNA। जैसे कि ये एक सपोज mRNA है, इसमें कि नहीं एक राइबोसोम्स अटैच होते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो एक सिंगल mRNA में अटैच हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलीराइबोसोम्स नहीं तो पॉलीसोम्स बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं जो mRNA से कि नहीं प्रोटीन में बनते हैं, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। हम आगे का जो 12th क्लास का जो चैप्टर है MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ आता है इंक्लूजन बॉडी की। अगर बात करेंगे तो इंक्लूजन बॉडी का अगर मैं बात करूँ, इंक्लूजन बॉडीज़ तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल कुछ चीज़ स्टोर करना है जो साइटोप्लाज्म में, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। और ये जो इंक्लूजन बॉडी है वो मेम्ब्रेन नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हो जो इंक्लूजन बॉडीज़, और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुले ही रहते हैं, ठीक है। तो लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेनुअल्स हो गया, सियानोफाइसिन ग्रेनुअल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स हो गया। और कुछ गैस वैक्यूल्स भी होते हैं जो मिलते हैं, जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हम प्रोकैरियोटिक सेल हमने ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।